Good evening, everybody. So we start with our first session of UPSC, MPSC, CET, new CET pattern or similar competitive exams online coaching classes. Today will be just lecture addressing the requirement of such exams, which can be very easily addressed to online teaching and probably sincere, dedicated, bit long-term efforts. So I'm of strong opinion कि आप सब लोग इंग्लिश हिंदी से भली भांति परिचित रहेंगे क्योंकि सम पीपल मे बी रिक्वायरिंग हिंदी. So in English and Hindi I will club together to go ahead to dictate my lecture. Approximately we were expecting some 30 candidates, but it is being 9 o'clock, so we will start now. So 9 बजे का लेक्चर था, 9 बजे शुरू करना ही है. That is the rule we learn. So I'll just put somebody as a volunteer, and that volunteer can be Sankalp Panchal. So Sankalp, whenever I'll be asking anything, when I'll go into the presentation part, you can just switch on mic and talk to me and answer my questions, which will be about whether I'm audible, visible, and etc. Okay. So I'm now already into the presentation mode. I'll just go into the presentation part. Sankalp, my presentation is visible? Yes, sir. Good. Thank you. So I'll go back again to normal screen. And now people will keep coming because UPSC has got passing rate of 0.01%, and this particular rate exists only because most of the people who keep trying are not time discipline, and that's the only reason for failure. टाइम डिसिप्लिन जिसमें आ गई, जिसने समय का सही नियोजन भी कर लिया, प्रोबेबली यूपीएससी बहुत बड़ी हो गई एग्जाम, बट फिर भी इस तरीके की जो बहुत सारी एग्जाम्स है इनमें सक्सेस हासिल करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है. So anyways, now we'll go directly to the crux of today's lecture, that why I'm going, being technical person, being working as a scientific cadre since last 23 years, why I'm going into this online classes, which has got something bit philanthropic approach. So this is our welcome slide, and now I'll turn to the second slide, which will directly tell you our intentions to set up online classes for UPSC, MPSC, and similar competitive examinations. The only intention is to provide guidance to aspirants with a long-term planning. बहुत सारे लोग यूपीएससी के बारे में सोचते हैं लास्ट ईयर में, और फिर एक दो अटेम्प्ट देते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद ये बहुत ही टफ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, हमसे होगा नहीं. बट जो इस तरीके की नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती है, उनकी पहला और आखिरी एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपका सिस्टमेटिक, सिंसियर, डेडिकेटेड एफर्ट्स कम से कम 2-3 साल जाना चाहिए. आप बोलेंगे पर कुछ कितने तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते ही उन्होंने टॉप भी कर दिया. तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला एग्जाम रहता है, बट प्रिपरेशन उनका शायद 11th स्टैंडर्ड से या 8-9 स्टैंडर्ड से, या घर पे उस तरीके का बैकग्राउंड हो, या किसी ने चाचा मामा ने मजाक में बोल दिया और बच्चे ने सीरियसली ले लिया, और फिर वो चलते रहे अगले 5 साल, ताकि ग्रेजुएशन के बाद सीधा उन्होंने अटेम्प्ट दिया एंड दे कुड सक्सीड. दिस सक्सेस इज विद फ्लाइंग कलर्स. तो आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि चलो माँ सोच लिया और फिर बैठ गए पढ़ने, और फिर 4-5 घंटा दिन में पढ़ के मटर गश्ती करके आपने इमीडिएटली यूपीएससी या सिमिलर एग्जाम्स क्लियर किया. इट्स ऐसे नहीं होता. तो जस्ट जो बच्चे सिंसियर है, जो ऑनेस्ट है अपने एफर्ट्स के बारे में, और कुछ करना भी चाहते हैं देश के लिए, तो उनके लिए हम कुछ गाइडलाइंस देना चाहते हैं जो काफी इकोनॉमिकल रहेंगी. एंड दैट इज व्हाई मैं सेकंड पॉइंट्स डाला है, टू रिड्यूस द कॉस्ट बर्डन ऑन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, जो अभी बड़े बच्चे, जैसे अपने इस पर्टिकुलर क्लास के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कुछ बच्चे सेकेंड ईयर के हैं जो बीएमएस कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस फेज के थ्रू जा चुके हैं, एंड नाउ दे फील कि प्रोबेबली अपने से ये होगा नहीं, या शायद उन्होंने क्लास आधे पे छोड़ दी. बट देन द कॉस्टिंग पार्ट दे नो, द कॉस्टिंग पार्ट फॉर CSC, civil service examinations, nowhere less than 1 lakh rupees. I am telling nowhere less than 1 lakh rupees. इससे कम वाला क्लास नॉर्मली मिलेगा नहीं. एंड देन अगर आप कहीं बड़े शहरों में जाके रहते हैं, क्योंकि अगर सपोज आप कहीं छोटे शहरों में रहते, गांव में रहते, जैसे मैं आज भी गांव में रहता हूँ,
तो अगर मैं मेरे गांव में जाऊंगा, 3-3.5 हजार की पॉपुलेशन है, और उधर मैं किसी को गलती से पूछ लूं कि यूपीएससी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो 100% जवाब मिलेगा कि हमें नहीं पता। तो द ऑब्वियस रीजन इज इस तरीके का कल्चर गांव गांव में अभी तक नहीं आया। लोग पीएसआई, तलाठी, ग्राम सेवक, इसके ऊपर भी नहीं सोच पाते। तो ऐसे में ये कल्चर गांव गांव में नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली इस तरीके के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए बाहर जाके रहना पड़ता है। और फिर जितना कोचिंग का फीस होता है, उससे डबल रहने खाने का खर्चा हो जाता है। तो ये दोनों खर्चे कम करने के दो विकल्प या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग इज टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग। एक समझदार बच्चा 11th 10th या 8th 9th या 12th या एफवाई एसवाई के समय पढ़ाई करना चालू कर दे, और उसको ऑनलाइन डेली 1 घंटे का मार्गदर्शन मिले, तो ये इतना लंबा स्पैन है कि वो अपने लिए इस तरीके से सिस्टमेटिक प्लान बना सकता है विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर मॉक टेस्ट एंड ऑल, कि वो शायद एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट या ग्रेजुएशन के बाद वाले 2-3 साल में वो आराम से इसको क्लियर कर सके। तो कोचिंग क्लास वाला पार्ट जो है फीस वाला, वो लाखों से कंपैरिजन करते हुए हमने सीधे फ्यू थाउजेंड्स में लेके आए। और अकोमोडेशन और खाने का जो पार्ट है उसका सिंपल है कि आप घर पे रहोगे, अच्छी अपने ही गांव में गए, अपने ही घर में छोटी सी जगह अपने आप को अलोकेट करके वहां पढ़ाई करोगे, तो कोई माँ बाप, बच्चे, घर वाले आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इफ यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड। आप पढ़ाई कम और पढ़ाई का नाटक ज्यादा कर रहे हो और उसके पीछे काफी वक्त जाया कर रहे हो, देन ऑब्वियसली घर वाले आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, और फिर आप बोलेंगे कि घर पे पढ़ाई नहीं होती। बट ऐसा भी अगर गलती से आपके यहाँ ऐसा माहौल है, देन वी हैव दैट सेकंड प्रोविजन, प्रावधान है हमारे पास, कि वी हैव वन वंडरफुल हॉस्टल नियर बाय पनवेल, जहां मैं खुद रहता हूँ। उस बगल घर, मेरे घर के छोटे घर के बगल में एक बड़ी बिल्डिंग हमने बनवाई है, जहां पे एक 60 बच्चे आराम से रह सकते, 30 लड़के 30 लड़कियां। ऑलरेडी 3 साल से बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं। आउटपुट नहीं आ रहा है बिकॉज आई पर्सनली फाइंड दैट दैट पर्टिकुलर डेडिकेटेड सिंसियर एफर्ट्स बच्चों में दिखते नहीं है। बट जो खुद से आके करना चाहता है, फॉर हिम इट इज वेरी इजी, क्योंकि गांव में रहते तो शांति नुमा माहौल रहता है। एंड देन पढ़ने के लिए बुक्स है, इंटरनेट कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड इफ आउटसाइड, जैसे आप पूना मुंबई में रहते तो कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली इन लैक्स, तो हमारे यहाँ इट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपया पर मंथ सिर्फ खाने का। बाकी सब चीजें फ्री है। और आप खुद भी हिसाब लगाएंगे तो समझ में आएगा, एक व्यक्ति घर में भी अपने रहता है तो महीने का 1500 रुपया खाने का होता ही है। इसके अलावा आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो ट्रैवल टोटल फूडिंग कॉस्ट पर डे फॉर एनी नॉर्मल पर्सन इज मेंशन्ड एज अ 468 रुपीज। ऑब्वियसली इट इज फॉर द टूरिस्ट, बट फिर भी एक 50 रुपया तो लगता ही है दिन का। तो 5×3 = 15, तो 1500 से 1800 रुपया हमारे हॉस्टल में होता है, जो आपको ही करना है। या इसमें अगर डिजर्विंग स्टूडेंट है तो नॉर्मली वी पे देम एज अ कि भाई आप करिए खर्चा, फिर बाद में हमको लौटा दीजिए विदाउट एनी इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को देना चाहते हैं, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप 1 साल मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली और अचानक आपको सपना आ गया कि मुझे अभी यूपीएससी करनी है, नॉट बैड आइडिया, इट्स वेरी गुड। बट ये 1 साल जब आप डेडिकेटली यूपीएससी के तरफ डालते हो, फिर और 1 साल, फिर और 1 साल, तो ये 3 साल में आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या आप कहीं बीएससी करके आए हो, बीकॉम करके हो, कहीं ना कहीं आपका ओरिजिनल एजुकेशन से जो नाता छूट जाता है। उसके बाद अगर आप सपोज यूपीएससी का पासिंग परसेंटेज देखेंगे या सिविल सर्विसेज का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो उसमें हो नहीं पाता, देन कमिंग बैक टू द मेन स्ट्रीम इज अ ट्रबल्स। हमारे एफर्ट्स ये है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तभी ये चिप्स ट्राई करोगे, तो जो आपके मेन स्ट्रीम से आपका जो दूर जाना है वो कम से कम हो। शायद 1 साल अपने अटेम्प्ट कर लिया नहीं, ऑनेस्टली गो एंड एनी टेल इन एनी प्रोफेशनल फर्म कि सर 1 साल में इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी अपने फील्ड से दूर रहा क्योंकि मैं किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, तो यू विल बी लुक एज इन वेरी पॉजिटिव स्पिरिट। और सच्चाई को तो हमेशा ही बहुत इज्जत मिलती है, तो इसमें तो कोई निगेटिवली आपको देखेगा नहीं। हमारे क्लासेस में हम ये सोच रहे, डेली या अल्टरनेट डे इन इनिशियल डेज वी विल गो 9 PM, रात को 9 बजे। उम्र के 21 साल के अंदर वाले कोई भी बच्चे जो काम नहीं कर रहे पार्ट टाइम, वो नॉर्मली रात को 9 बजे फ्री ही रहते हैं। और आजकल आपके जिस तरीके के शेड्यूल्स चलते हैं, तो ऐसे लगता है कि 9 PM इज नॉट वेरी लेट, बट प्रोबेबली मे बी टू अर्ली। ओके, तो आपका इस तरीके से देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो इवॉल्व हुआ कोरोना क्राइसिस में ज्यादा ही उभर के बाहर आया, ये बहुत तरीके से फायदेमंद है। आने जाने का कॉस्ट बचता है, बहुत सारी चीजें हैं, अब इसमें जाएंगे नहीं। एक ही तकलीफ वाला प्रॉब्लम है जब हम डेवलपिंग नेशंस की बात करते हैं,
कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता है, बारिश का मौसम है तो बात सुनाई नहीं पड़ती है। ऐसे अभी जैसे मैं अगर वापस चलो चैट बॉक्स में चला जाता हूँ तो मुझे ही दिखेगा कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। ऐसा बहुत होता है। देखिए लेट अस सी। नहीं है, मतलब आज मेरा भी नेटवर्क बढ़िया चल रहा है और आप सब लोग जो यहाँ अच्छे बच्चे बैठे हैं उनको भी किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस रेयरली हैपन्स, क्योंकि हमने ऑनलाइन वाला पार्ट चालू किया तकरीबन 2-2.5 महीने पहले टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस एंड टू हेल्प पीपल आउट व्हेन दे आर इन द लॉक्ड अप कंडीशन। पढ़ाई लिखाई रुकनी नहीं चाहिए जिंदगी में कभी भी, इस ओपिनियन का मैं हूँ। तो उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो ये हमारे इंटेंशंस है। आई जस्ट समराइज। फर्स्ट इज टू गिव लॉन्ग टर्म गाइडेंस, जैसे कि आज अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो 10 साल बाद 12 साल बाद आईएएस होने वाले वो भी बच्चे हैं। कोई 7वीं कक्षा में, कोई 8वीं कक्षा में है। फिर यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो वो शायद 5 लाख 4 लाख रुपया यूपीएससी एमपीएससी की पढ़ाई का अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और रही बात टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की, तो बहुत सारे बच्चों को ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि 15 साल एजुकेशन में दे दिए, फिर उसके बाद 2 साल पढ़ाई करेंगे और माँ बाप को फाइनेंशियली मदद नहीं करेंगे। तो आज भी हमारे देश में इतने अच्छे हालात नहीं है। तो जो स्कूलिंग कॉलेज का वक्त है उसी को फ्लेक्सिबल तरीके से इस्तेमाल करके बच्चों को हम इस कोचिंग का अनुभव देना चाहते हैं। लेट्स गेट फॉर गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जब हमने बात छेड़ ही ली है कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया, तो बहुत सारे जो नए लोग हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के क्लास में है, दे मे फील कि इस तरीके के एग्जाम्स की सचमुच जरूरत होती है कि जो इतना प्रेशर बिल्डअप करती है और प्रेशर का आउटपुट ये रहता है कि 99.99% बच्चे फेल हो जाते हैं। then let me tell you very frankly, competitive exams and being competitive और competitive माहौल में रहने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। एट इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी की हम बात करें तो दैट इज पॉसिबल ओनली बाय कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, फेयर कंपटीशन और कम्पिटिटिव कल्चर एक बार बिल्ट हो गया कि एक चीज तो जरूरी हो जाती है कि इंटेलिजेंस लेवल बढ़ने लगता है, कंपिटेंस लेवल, इफिशिएंसी लेवल बढ़ने लगता है। आप बोलेंगे कैसे? आपको जान के हैरानी होगी कि मैं पिछले 22 तो 24 साल से इंडिया के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में एक सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। बट जब मैं गांव में था, मैं 6-7 क्लास तक गांव में पढ़ा, मराठी मीडियम में, जिला परिषद के स्कूल में। तो जब मैं यहाँ से 6 क्लास में मेरा पनवेल में दाखिला करवाया गया, तो 6th में मेरे यहाँ परसेंटेज थे 58, मराठी मीडियम जिला परिषद का स्कूल। और मैं यहाँ टॉपर था, पहला नंबर हमेशा, और सब लोग मेरी काफी इज्जत भी करते थे। वहां गया तो मैं पहले तो ऐसे ही माहौल में था कि बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ। वहां सब मेरे से होशियार थे, ऐसा ही लगता था। जब एग्जाम हुई तो मुझे पता चला कि ठीक है भाई, मैं ही होशियार हूँ क्योंकि पहला नंबर आया, बट परसेंटेज थे 62। ऐसे करते करते फिर कभी 90 क्रॉस किया समझ में नहीं आया, क्योंकि आजू बाजू वाले उतनी तरक्की कर रहे थे तो मुझे भी करनी पड़ रही थी। इसमें ना मैंने कभी गाइड का सहारा लिया, ना मैंने कोचिंग क्लास का सहारा लिया। आज भी मैं कोचिंग क्लास को बहुत सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज दे आर मनी मेकिंग मशीन्स, इंडस्ट्रीज। भाई उनको सपोर्ट करता हूँ जो कोचिंग के माध्यम से या टीचिंग के माध्यम से समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। आवर एफर्ट्स इज डेडिकेटेड टू दैट। ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर। तो ये जो कम्पिटिटिव माहौल मेरे स्कूल ने मुझे दिया, आगे जाके कॉलेज ने दिया, जिस तरीके की स्कीम हमारे विठोबा खंडाप्पा विद्यालय यानी वीके हाई स्कूल में चलती थी, तो दिन दुगनी रात चौगनी हमको पढ़ाई के बारे में सोचने का अवसर, और मतलब एक थी ही फैसिलिटी कि हमेशा टीचर्स एनकरेज करते थे। तो जो मैं गांव से 58 परसेंटेज वाला था, वो यहाँ तक पहुंच गया कि एक एस्ट्रोनॉमी का कोर्स किया था, उसमें मुझे 99.98 कुछ परसेंटेज मिले थे। ये इस तरीके की तरक्की आपकी होती रहती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि इस तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम से कम्पिटिटिव माहौल बनता है, एक ह्यूमन रिसोर्स है उसका इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, और जो चयन प्रक्रिया है उसमें गेटिंग राइट ह्यूमन रिसोर्स फॉर स्पेसिफिक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इजी, इस तरीके के माहौल से। तो अभी हमने यहाँ सिर्फ एक छोटा सा कि भाई यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करता है, और उसके जो 3 स्टेजेस है उसके बारे में हम विवरण करेंगे। आप जो ऑलरेडी इस एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं, उनके लिए ये लेक्चर थोड़ा तकलीफ वाला होगा कि भाई ये तो हम जानते हैं तो लेक्चर क्या लेने का। आज का लेक्चर सिलेबस के कंटेंट के बारे में है, बट सिलेबस पढ़ाने के बारे में बिल्कुल नहीं। एक दो चीजें जो ये क्लास में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनको मैं क्लियर करवाना चाह रहा था। आवर
ऑनलाइन टीचिंग विल बी एड्रेसिंग नीड्स फ्रॉम द 2021, मतलब 2021 की प्रीलिम्स इसको क्लियर करनी है, उसके लिए इसमें प्रोविजन होगी, फिर कौन सी भी एग्जाम की हो। ठीक है, अगर एसएससी रहता है, स्टाफ सिलेक्ट कमीशन, या फिर एमपीएससी या अदर कोई पीएससी है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लिए जो बहुत सारी सब्जेक्ट्स का एक मिक्सचर रहता है, मेंटल एबिलिटी से लेकर रीजनिंग, वो सबके ऊपर हम इनिशियली ध्यान देंगे। इफ यू टॉक अबाउट रियली क्रैकिंग मेंस एंड इंटरव्यू, वी विल बी हेल्पफुल टू यू ओनली आफ्टर 2022। इस तरीके से हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद जानना चाह रहे हैं इस प्रक्रिया में कि रियली स्पीकिंग जो यंगस्टर्स है उनके ऊपर, मतलब जो 10वीं 11वीं 12वीं की रेंज में है उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, जो अंडर ग्रेजुएट्स है उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, एंड जो अटेम्प्ट लेवल में है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग फीस वेरी लेस, schedules are flexible, and the teachers will be dedicated to specific subject। इस तरीके से ही ये चलेगा। And if you expect output, then probably you need to reciprocate in a similar fashion, telling us, सर ये ऐसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसा है। मतलब you will not be only student, probably you will be behaving 10-20% as a team member of all the fraternity। तो ये आपसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन है। नाउ व्हाई टू ट्राई यूपीएससी, ये मैंने कहीं बचपन में पढ़ा था और उसके आधार पर ही शायद मैं जिंदगी में थोड़ा बहुत तरक्की कर पाया, जो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। आप बहुत फेल्यूर से डरते हो या फेल्यूर के कारण ट्राई ही नहीं करते, तो आजकल बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है जो ये कहता है कि भाई फेल्यूर इज स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। बट सच पूछिए तो फेल्यूर तो हर घड़ी आता जाता रहता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ इज एम हाई। इफ यू लो एम है आपका तो वो इटसेल्फ क्राइम है। फिर आपको सक्सेस भी मिले, अगर मैं मेरे 58% से ही खुश रहता था और नंबर 1 रहने की कोशिश नहीं करता था, तो 58% तो मैं कैसे भी पा लेता था। शायद उतनी में प्रतिभा तो हर व्यक्ति में होती है, बट प्रोबेबली वो 58 पे सिर्फ ब्रूडिंग न करते हुए मैं सिर्फ नंबर 1 रहने के कोशिश में रहा, एंड समवेयर इन माय डिवीजन वो मेंटेन करते करते मैं ओवरऑल सेंस में कहीं 85-90% वालों से कंपटीशन करता रहा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज आपको बड़ा टारगेट रखना चाहिए। तो जिन्होंने यूपीएससी के बारे में सोचा, बड़ी एग्जाम्स के बारे में सोचा, उन्होंने जिंदगी के बारे में सही मायने में कुछ अच्छा सोचा। बट ये सपना आपका खुद का होना चाहिए, या मैच्योरली उसको ब्रिंग अप करने का काम मम्मी डैडी के साथ आपको भी करना होगा। ऐसे नहीं कि आप किसी को लगा इसलिए सपना पूरा कर रहे हैं, फिर थोड़ी जिंदगी में मुश्किल हो जाएगी, वो भी हम आगे देखेंगे। दिस टाइप ऑफ एग्जाम विच आर ऑल इंडिया लेवल, क्रीम ऑफ द सोसाइटी, अपडेट्स यू ऑन लाइफ। आज जब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, एक 2-3 लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा, जब हम आपको इंस्पायर करेंगे कि आप सिलेबस देखिए, आप किताब खोलिए, आप ये तरीके के यूट्यूब के वीडियो देखिए, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सबसे वास्ट डोमेन ऑफ पढ़ाई इज इंक्लूसिव ऑफ सीएससी, है ना। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, इनका कंटेंट जो है, सिलेबस कंटेंट इतना वास्ट है कि अगर ये पढ़े आप अच्छे से, अटेम्प्ट भी करे, तो आपका जिंदगी के बारे में ज्ञान, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, ये सारी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा है। टू लास्ट फैग एंड आई वांट टू जस्ट समराइज दिस कि ये एग्जाम एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो आपके चेक्स देता है, किसके लिए, वैल्यूएशन फॉर योर लाइफ स्किल्स। आपने कभी ये स्वॉट एनालिसिस वगैरह सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स वगैरह वगैरह वाला। तो आपके अंदर जो बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके कारण इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल होता है, यूजफुल मटेरियल साबित होता है, जैसे कि पेशेंस है, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ये सब का जो मिक्सचर है, ये आपका इतना अच्छे से चेक होता है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनके सब जगह फ्लाइंग कलर्स थे, 1-2 अटेम्प्ट के बाद फिर कोशिश ही नहीं करते इस तरीके की एग्जाम्स के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर कैपेबिलिटी टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। मतलब पेशेंस की कमी है। कुछ बच्चे जो है कोचिंग क्लास 5-6 लाख का करते हैं, बट उसके बाद बहाने ढूंढते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वहां ये नहीं था, मतलब दे लैक सम सिंसियरिटी। हार्डवर्क की जहां तक बात है, तो प्रोबेबली दिस इज द वन एग्जाम विच डिमांड्स हार्ड वर्क। कैसे क्या, वो हम जब आगे जाके शेड्यूलिंग देखेंगे तो शायद आपको समझ में। एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कम्स इन एम्प्लॉयमेंट इज इन मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, बताने की जरूरत नहीं। आजकल ये सारी चीजें व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत वायरल रहती है। व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू डू,
हमारा रोल तो बताएंगे, बट आपसे क्या एक्सपेक्टेड। जब आप इस तरीके के हाई लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई करते हो तो इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो योर इंटरेस्ट। जो भी एग्जाम आप चूज कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो हाई रैंक में आते हैं दे आर वेरी क्लियर दैट विच एग्जाम, नॉट ओनली यूपीएससी, यूपीएससी में भी भाई आईएएस में जाना है, आईपीएस में जाना है, आईएफएस में जाना है, दे आर वेरी क्लियर। आज जो यहाँ 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, दे मे नॉट बी वेरी क्लियर क्योंकि उन्होंने वो चीजें पढ़ी नहीं है। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, मुझे सच बोलना अच्छा लगता है। मेरा यूपीएससी कैडर या इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के सिलेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। फिर भी इस प्रोजेक्ट्स को मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ जस्ट टू रिड्यूस द फाइनेंशियल पार्ट विच इज अननेसेसरली इन्वॉल्व इनटू दिस। जैसे मुझे पहले से बहुत बुरा लगता है कि डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा फीस देते, बहुत ज्यादा डोनेशन देते, बहुत साल की मशक्कत के बाद वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो फिर हॉस्पिटल खोलने के बाद कमाते भी बहुत ज्यादा है और फिर सोचते नहीं है कि गरीब आदमी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए रहती, तो कभी कभी पैसे के कारण उनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती। बट दे कांट हेल्प इट बिकॉज दे ऑलरेडी स्पेंड लॉट ऑफ मनी। आई फाइंड समवेयर सिमिलर कंपैरिजन विद दिस हाई कैडर एग्जामिनेशंस। यूपीएससी वगैरह के लिए कोचिंग की फीस, उनका 2 4 साल 5 साल 6 साल का अटेम्प्ट, इस चीज में आदमी इतना दुखी हो जाता है, निगेटिव हो जाता है शायद, कि जब से ही वो कैडर में आ जाता है अनइथिकल तरीके से, पूरा इथिक्स उन्होंने लेक्सिकॉन से पढ़ा रहता है और बहुत ही अनइथिकल तरीके से पैसा कमाना शुरू हो जाता है। दीवारों में 8 8 9 9 करोड़ रुपया मिलता है। सो आई डोंट वांट टू गेट सच टाइप ऑफ यू आईएएस कैडर फ्रॉम माय साइड। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से 10 साल में अगर 10 बच्चे भी निकले वो इतने ऑनेस्ट हो कि भाई कहीं हमको गोरा खैनार जी या टीएन शेषन जी की याद आ जाए। तो ये होने के लिए आपको कम से कम खर्च करना पड़ेगा और वो खर्च करने का तरीका आज बेहतरीन तरीका उपलब्ध है, गूगल का महासागर। बट फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सो वी जस्ट वांट टू प्ले दैट पर्टिकुलर रोल इन फ्यूचर फॉर सिमिलर टाइप ऑफ एस्पायरेंट्स। तो फॉलो योर इंटरेस्ट इज फर्स्ट गाइडलाइन फ्रॉम मी। ग्लैमर के पीछे मत। आजकल तो मतलब जैसे यूपीएससी का एमपीएससी का रिजल्ट आता है तो इतने इंटरव्यू आते हैं, ऐसे ऐसे फोटोज आते हैं, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर यूपीएससी एमपीएससी एस्पायरेंट्स के पीछे फेसबुक पे पब्लिक फिगर की पेजेस बनती है। आप ये सब करना चाहते हो तो आप गलत लाइन पे हो। आप समझ ही नहीं रहे हो कि ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये काम करना है और इस काम के लिए ये काम करने में और इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। इफ यू डू दैट देन प्रोबेबली आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। अभी रही बात, शुरुआत जल्दी करना है। पेरेंट्स की बड़ी इच्छा रहती है कि नहीं नहीं सर उसको तो यूपीएससी करना है। जो बच्चे को कुछ भी पता नहीं है उसको भी मतलब, मैं एज ए साइंटिस्ट जब जाता हूँ लेक्चर देता हूँ तो लोग बोलते हैं सर हमारे बच्चे को ना मतलब जैसे ही वो बोलना सीखा ना तब से वो यही कि उसको साइंटिस्ट बनना है। अभी आप समझ रहे हैं ना इसमें क्या जोक है। ये जोक वाला पार्ट सब जगह दिखेगा। यूपीएससी की एग्जाम की बात करो, साइंटिस्ट बनने की बात करो, या फिर फॉरेन जाने की बात करो, बिल गेट्स बनने की बात करो। वो कोडिंग कब से कर रहा है इसके तो एडवर्टाइज इतने आजकल चल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कोडिंग शब्द भी उसने, बिल गेट्स ने तभी सुना होगा कि। एनीवेज, यहाँ जो सेकंड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, स्टार्ट अर्ली, 8 9 10 11। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 3 चीजें इस तरीके की एग्जाम जो कम्पिटेटिव है सीएससी स्पेसिकली की आर वेरी इंपॉर्टेंट इज योर जनरल अवेयरनेस अबाउट द करंट अफेयर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम। थोड़ा नए बच्चों जो छोटे हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक चीज तो पकड़ लो, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल सिर्फ खाने चीजें पीने की चीजें पैक करने के लिए नहीं होता है भाई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके कारण दुनिया बदल सकती है। आज भी ऐसे नामचीन न्यूज़पेपर है जिनके बारे में आप यूपीएससी सर्कल एमपीएससी सर्कल में सुनोगे, जैसे हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है। एक में नेशनल इवेंट्स अच्छे आते हैं, एक में इंटरनेशनल कवरेज अच्छा रहता है। तो इनको बच्चों को बचपन से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो मतलब ऐसा पढ़ लीजिए कि बच्चे को पढ़ना की आदत आपने डाल दी बचपन से, फिर एक 7वीं 8वीं में आने के बाद उसको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपने थोड़ा इंस्पायर किया यानी गॉट इन्वॉल्व। तो ये 2 पेपर अगर वो तब से पढ़ रहा है तो फिर यूपीएससी की एग्जाम के लिए जो उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ने, उसमें उसकी एक्सपर्टीज इस तरीके से रहेगी कि जैसे आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे को 5वीं या 7वीं क्लास का मैथ्स या साइंस पढ़ने बोल। यू आर अंडरस्टैंडिंग? इसमें जल्दी स्टार्ट करने से जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आइडेंटिफाई होने के कारण बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन में गलती नहीं करता और उस गलती न होने के कारण सिलेक्शन प्रक्रिया में उसको बहुत मदद मिलती है।
ये फेल्यूर के कुछ बेसिक रीजंस हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। स्टार्ट रीडिंग, और क्या करना है स्टूडेंट्स को, हमने टाइटल वही रखा था ना, व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू डू। क्या करना है स्टूडेंट्स को, स्टार्ट रीडिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग मोर। अभी अगर मैं एक गाइडलाइन लेता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट 7th 8th और 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आई नो देयर आर एल्डर स्टूडेंट हियर, बड़े बच्चे भी है जो ग्रेजुएट होकर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, बट देन लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, यू आर ट्राइंग फॉर 21, वी आर विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। कोशिश तो हर करेंगे, बट जो अटेम्प्ट है कि हम 2 साल में इस तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि 4 साल बाद रिजल्ट दिखे, 4 साल बाद रिजल्ट इस तरीके से दिखे कि भाई उसके बाद कभी भी उसका ग्राफ नीचे ना हो। और ये हमारे लिए नहीं कर रहे, हम ये इसके लिए कर रहे हैं कि 10 रुपया पर आवर के टीचिंग से भी 1000 घंटा अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो लायक बच्चे, सिंसियर बच्चे जिनकी देश को सचमुच जरूरत है, वो देश की कमान संभालने के लिए सक्षम बनाने का एक आउटपुट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बन सकता है ऑनलाइन टीचिंग से। और वो हम कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहता हूँ, पिछले 2.5 महीने में जो हमने एफर्ट्स किए उससे हमको यह अनुभव और कॉन्फिडेंस दोनों आया है। सो रीडिंग प्रैक्टिसिंग एट अर्ली स्टेज इंक्लूड्स योर एकेडमिक्स। कहीं भी आप यूपीएससी, एमपीएससी, इस तरीके की एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेके ये आजकल जो न्यू सीईटी आई है ग्रुप सी डी बीसी के लिए आने वाली है, इन सब के लिए एनसीईआरटी इज बाइबल। एनसीईआरटी मतलब वही मोटा मोटी जो आपके सीबीएसई के स्टेट बोर्ड के किताबों में है, बहुत फर्क नहीं होता है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बोलते हैं, बट जो एक रिसर्च काउंसिल है जो बेसिकली आपके लिए किताबें बनाता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीएसई उसको काफी अच्छे से फॉलो करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो 6th 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th तक, वही आपका फाउंडेशन है। स्पेसिफिकली आगे जाके जब हम देखेंगे मेंस में क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या होता है, आप देखेंगे उधर बाकायदा लिखा है 10वीं तक के ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर, 10वीं तक के मैथमेटिकल एबिलिटी का चेकिंग। तो ये अगर हम लिख रहे हैं तो 10वीं तक की चीजें पढ़ने के लिए ग्रेजुएट आदमी को कोचिंग क्लास जाना पड़ता है। मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं हूँ, बट वास्टनेस इतना है सिलेबस का कि शायद आपको समराइज्ड फॉर्म में कोई ठीक से बता दे तो आपको ना नहीं बोलना चाहिए। गूगल पे ढूंढने जाओगे तो आप खो जाते हो नए नए, बट 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको समझ में आता है कहाँ किधर ढूंढना है, किसके नोट्स बनाना। So this reading and practicing includes academics, and if you are aware, जैसे मालूम है ना, एक 5th 6th 7th 8th 9th में हमको पता रहता है कि ये जो आज मैडम ने पढ़ाया जून महीने में, वो एक यूनिट टेस्ट में आने वाला है और सेमेस्टर में आने वाला है। फिर जो भी सेमेस्टर के बाद पढ़ा है वो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर में आने वाला है। 10th में जाते हैं हम लोग, थोड़े कान खड़े हो जाते हैं कि भाई हमको पूरे साल का पढ़ना है, जून में जो पढ़ा वो मार्च में एग्जाम में लिखना है। तो इस तरीके से ये जो सीएससी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें दिमाग में पक्का डाल दीजिए, जो जब से आपने पढ़ाई शुरू की और जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो तब तक जितना कुछ हुआ दुनिया में, उसके ऊपर आपकी जानकारी यहाँ आपको मदद करने वाली है। तो अभी इस भावना से प्रेरित हुआ 8वीं का, 9वीं का, 12वीं का बच्चा क्या नजरअंदाज करेगा कि नहीं इसको मैं ऑप्शनल में छोड़ देता हूँ, ये तो मुझे काम ही नहीं आने वाला है? नहीं होगा, यही चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ये जो 3 चयन के पड़ाव है ना, एक है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू, आप समझ पाएंगे कि इसमें कुछ और नहीं होता है। दे आर वेरी, मतलब दे आर रिस्पेक्टिंग यू एट एवरी स्टेज। फिजिकल रिस्पेक्ट आपको प्रीलिम्स और रिटर्न में नहीं दिखेगा, मेंस में, बट इंटरव्यू वगैरह में आपसे बिहेवियर कमिटी का इस तरीके से रहता है कि आप, यू आर नाउ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेबल कैडर ऑफ इंडिया। इस तरीके से, ये इस तरीके का अनुभव शायद हमारे जैसे लोग जब बीआरसी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यूज में जाते हैं, जहां भी आपको साइंटिस्ट की पोस्ट पे लेने के बाद यू आर नाउ ग्रुप ए क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, तो वहां पे भी ये रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये जो हाई लेवल के एग्जाम है, इन तरीके की जगह पे आपको उस लेवल पे आने के लिए पहले से उससे थोड़ा वाकिफ होना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा, विच इज पॉसिबल इफ यू स्टार्ट अर्ली। ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर रीडिंग और लिसनिंग और प्रैक्टिसिंग। ये चीज मैंने ऊपर कवर ही कर ली है, बट नीचे ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। मेक अ हैबिट टू कनेक्ट एवरी लर्निंग विद अ केस स्टडी और प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑथेंटिकेटेड बाय साइंटिफिक और फैक्ट बेस्ड एविडेंस। किसी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि हिस्ट्री में सर सिर्फ स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता। तो अभी इसी चीज को अगर मुझे ये उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगा कि जो हो गया वो हिस्ट्री है,
बट वो हिस्ट्री के भी रिपरकर्शंस भविष्य में और वर्तमान में तो देखने मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो टिप्पणी हुई, उसके ऊपर जो आर्टिकल लिखा गया, वो नहीं बोलो तो वो न्यूज का पार्ट है, एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा डायनामिज्म से रिलेटेड है। तो मतलब इवन हिस्ट्री हैज गॉट एलिमेंट ऑफ डायनामिक्स विच इज रिक्वायर्ड एंड विच इज नीड टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल बाय एस्पायरेंट्स ऑफ सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। छोटे बच्चों के लिए थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बट ये समझ के चलिए कि ये जो हम सेंटेंस बोलते हैं ना, कि जिसका इतिहास अच्छा नहीं होता वो इतिहास बना नहीं पाता, तो वही इतिहास, ज्योग्राफी, सब कुछ जिसका अच्छा होता है वो यूपीएससी में अच्छा बना पाता है। तो ये सारी चीज करने के लिए आप जो भी पढ़ते हो, सुनते हो, जिस चीज को आप इंजॉय करते हो, वो सारी चीजें आपको भविष्य में लगती है। क्या ज्योग्राफी हम बचपन में एंजॉय नहीं करते? जितना एक मैथमेटिक्स के बारे में कुछ अलग ओपिनियन रहेगा, बट रही ज्योग्राफी की बात, हिस्ट्री की बात, साइंस की बात, और आजकल जिस तरीके से सिलेबस का प्रेजेंटेशन है किताबों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हिस्ट्री हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है तो हमको इनकरेज करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी हमारे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। कैसे? इमोशन से, इसलिए कि शिवाजी महाराज बोलिए, स्वामी विवेकानंद जी, सावरकर जी, गांधी जी, ये कहीं ना कहीं हमको इनकरेज करते, यू नो हाउ मच डेडिकेशन एंड मतलब उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी देश के लिए, तो इनकरेज ऑब्वियसली करेगा। दैट इज व्हाई आई सेड इट इज आवर इमोशनल अटैचमेंट टू द नेशनलिज्म। और मैं ज्योग्राफी को इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ क्यों बोला? आप सोचिए, आपको ताजमहल देखने जाना है, खजुराहो देखने जाना है, या फिर लोनार का लेक देखने जाना है, या फिर कहीं पाल्मोर ऑब्जर्वेटरी देखनी जानी है, या हबल स्पेस टेलीस्कोप का कोई इफिजी रखा है उसको देखने जाना है। तो देखने जाना है, घूमना है, फिरना है, चीजों को समझना है, तो ये सब तो आपके इंटरेस्ट की बात है। ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का हिस्सा है। कहीं कितनी लंबी नदी है, कहाँ पिरामिड है, क्या है, ये सब तो उसी का हिस्सा है। दैट इज व्हाई आई सेड व्हेन वी से हिस्ट्री इट्स इमोशनल अटैचमेंट, व्हेन वी से ज्योग्राफी लाइक थिंग्स इट इज इंटरेस्ट अटैचमेंट। तो इस तरीके की चीजें जो बचपन से पसंद रहती है ना कहीं कम्पिटेटिव वर्ड में छूट जाती है, और सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस पकड़ के लोग इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ते रहते हैं। तो ये चीज आपको अगर समझ में आए, तो मेक अ हैबिट टू गेट कनेक्टेड विद एवरीथिंग इन केस स्टडी और प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑथेंटिकेटेड बेस्ड ऑन। यहाँ आप एक रोल तो समझना है यूपीएससी के, एमपीएससी इनके जैसे कैंडिडेट को, यू विल बी ऑलवेज थर्ड पार्टी अनबायस्ड ऑब्जर्वर। एट दैट पोस्ट आप एक अनबायस्ड ऑब्जर्वर रहते। कमिटी भी आपको सारे सवाल या आपका असेसमेंट अनबायस्ड तरीके से, आप अनबायस्ड हो कि नहीं ये चेक करने के लिए करता। रिमेंबर, ये इसमें एक जरूरी चीज है। Your preparation approach or methodology will change depending on your plan target achievement पे। कितने साल का टारगेट है? एक साल में लोग अचीव करते हैं, ऑब्वियसली करते ही है, बट उनका जो कम्पिटिटिवनेस है, उनका बैकग्राउंड है, उन्होंने जो सोचा था, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटरमिक्स होके उनको वो आउटपुट देती है। इसमें कोई नसीब और फ्लूक वाली बात नहीं होती कि जाके तुक्का लगाया और बच्चा पास हो गया। तो वो है। बट मैं इस तरीके से इसको प्लान करता हूँ कि 1-2 साल का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 10-12-15 घंटे की पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसमें सब आ गया। आपको ऐसे भी राइटिंग सीखना है, सीसैट भी सीखना है, मेंटल एबिलिटी से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इतना कुछ है कि मुझे लगता है कि दुनिया में ये जो सबकी अपनी सीएससी होंगी देशों की, तो सबका सिलेबस सबसे ज्यादा रहता है। दैट इज द ओनली थिंग। ये ही एक बोला जा सकता। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेम थिंग फॉर द 4 years 5 years, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। शुरुआत के दौर में जैसे मैंने ऊपर वाला एक पॉइंट लिखा था कि इफ यू आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज अंडर 10 और अराउंड 10 और 11, तो आप सिर्फ शुरुआत का काम है आपका, जो सब्जेक्ट्स है उनको एनसीईआरटी से चालू करके पहले 1-2 साल में उसको खत्म करना है। छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, और ऑप्शनल जैसे चीजों को इंटरेस्ट के तौर पे चूज करना है। और यहाँ तो मैंने 4-5 साल के टारगेट के लिए 4-5 hours अ डे लिखा, बट लेट मी टेल यू एवरीथिंग, इवन 2 hours 1 hour पर डे इज इनफ। सिर्फ अगर आप 5 साल दूर है टारगेट से, तो पहले साल अगर आपने 1 घंटा दिया, दूसरे साल 2, तीसरे साल 3, चौथे साल 4, और जब आप आखिरी 1-2 साल में आए, then you can dedicate yourself to the 10 hours. It is more than enough for such a long term planning. और पहले दिनों में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है नोट्स मेकिंग, क्योंकि जितनी चीजें वास्ट होती है उतनी वो समराइज्ड फॉर्म में आप खुद लेके आएंगे अपने हस्तलिखित तरीके से, पेन पेपर का इस्तेमाल करके। तो एग्जाम के समय पढ़ना, कैरी करना आसान हो जाता है, जिससे आपको एक रिलीफ मिलता है। प्रेशर ऐसा नहीं कि भाई 10वीं की एग्जाम में ही आता है।
यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है, और संतोष टकले जब उनके बीआरसी का इंटरव्यू देने जाते हैं उम्र की 40वें साल में, तो भी उनको प्रेशर आता है. इट्स ऑब्वियस, when you are prepared well and you expect some positive output, it is human mentality that you will get pressure. और ये प्रेशर ही है जो आपको आगे दौड़ने में मदद करता है. सो इफ दिस इज, आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड. लेट मी सी. मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, 35 मिनट मैंने आपके ले लिए. मैं आपसे, हाँ, कोई भी 20 मिनट से कुछ कमेंट नहीं लिखा मतलब कोई भी बोर नहीं हो रहा है, और कोई भी छोड़ के नहीं गया मतलब उस तरीके की कोई नाराजगी तो नहीं दिख रही. सो आई विल जस्ट कंटिन्यू विदाउट आस्किंग एनीथिंग, एक्सेप्ट कि मैं संकल्प नाम के हमारे एक स्टूडेंट है उनसे पूछ लेता हूँ, विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी है ना संकल्प? यस सर. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. टुडेज सेशन, अभी आपके फेवरेट, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपको ये सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पैटर्न. स्पेसिफिकली विल कॉन्सेंट्रेट टुडे ऑन यूपीएससी, बट मैं उसको मिक्स करूंगा बाकी चीजों के साथ. सब्जेक्ट लिस्ट एंड सिलेबस. लेट्स कम टू द क्लोजर पार्ट. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी की, स्पेसिफिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या एमपीएससी की भी बात करें, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और पीएससी, कोई भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनका पैटर्न कुछ इस तरीके का रहता है. यहाँ यूपीएससी इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ मार्क्स की बात करूंगा, क्वेश्चंस की बात करूंगा, सिलेबस की बात करूंगा. वही एमपीएससी में जाएंगे तो थोड़ा सिकुड़ जाएगा सिलेबस, मेथोडोलॉजी ऑफ मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, सब्जेक्ट कंटेंट will be little reduced depending on not going on the broader national and international level, but considering and keeping you to the only state and national level. थोड़ा बहुत इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के मामले में जा सकते हैं. सो यूपीएससी का सिलेक्शन चयन प्रक्रिया के 3 हिस्से हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू. इतनी लंबी प्रक्रिया, इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि जून जुलाई में शुरू हुई प्रक्रिया बीच के पड़ाव में मेंस में सितंबर अक्टूबर में आती है, और फिर जनवरी फरवरी में इंटरव्यूज होते हैं, एंड देन अप्रैल के आसपास रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं. कोरोना क्राइसिस के चलते इस बार थोड़ा लेट हो गया, बट देन दे हैव पोस्ट एंड दे आर रिक्वायरिंग दिस टाइप ऑफ हाई कैलिबर कैंडिडेट्स. सो प्रोबेबली चयन प्रक्रिया लेट जैसे भी हो जाए, और वो फिर से इमीडिएटली स्ट्रीमलाइन हो जाएगी जैसे क्राइसिस सिचुएशन हट जाएगा. तो प्रीलिम्स का मेन हिस्सा है सीसैट. सीसैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट है और ज्यादा कुछ नहीं है. एक है क्वालिफाइंग, जिसको मैं पहले बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे. ये है सीसैट 2, 80 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 33% मार्क्स फॉर द मेंस एंट्री. तो मतलब मेंस में आपको सिलेक्ट होना है तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्रैक करना है. बट सीसैट 1 जो है 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, ये मेरिट डिफाइन करेगा आपका. ओके, सो मतलब ये क्वालिफाइंग आपने किया तो आप गए उसमें, बट मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप आने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको क्वालिफाइंग में 32 से नीचे परसेंटेज आया तो आपके इधर 200 में से 200 भी रहेंगे सीसैट 1 में, तो भी आपका आगे जाना इम्पॉसिबल है. तो ये आपको समझ में आया ही होगा, इसमें कुछ ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत नहीं. लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन आपका मेंस के लिए होगा, उसका कंटेंट क्या होता है. पहले तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मतलब आप ये बिल्कुल मत पकड़ के चलिए, इस तरीके की बड़ी एग्जाम में मुझे थोड़ा हंसी आता है. लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनसे बड़े खुश रहते हैं. मतलब वो सोचते हैं कि गए हैं तो अटेम्प्ट तो करके ही आएंगे, क्योंकि 4 में से 1 को तो करना ही है, ब्लैक है ना, ऑप्टिकल रीडर होता है. हमारे जमाने में तो वैसे ही हुआ करता था. तो भाई वो काम आता नहीं, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में एक बेसिक चीज पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक में ही जो 50% रहती है वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगी. ओके, सिलेबस कंटेंट पे ज्यादा जाएंगे नहीं, बट मोटा मोटी यही कि हिस्ट्री होता है, देन करंट अफेयर्स इज द मेजर पार्ट एवरीवेयर इन एवरी एग्जाम ऑफ सच हाई लेवल एग्जामिनेशन. इंडियन पॉलिटी, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सब आता है. इकोनॉमिक्स हमेशा इस इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है. एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग कम्स इज इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड साइंस, जनरल साइंस. ये किसका हिस्सा हुए? ये हिस्सा हुए आपके इन 100 क्वेश्चंस का, जो 200 मार्क्स में से आपको मेरिट लिस्ट के लिए इस्तेमाल होगा. फिर आप बोलेंगे वो जो क्वालिफाइंग चीज है उसका क्या होगा? तो क्वालिफाइंग चीज के लिए क्या सिलेबस है वो यहाँ अच्छे से लिखा. English comprehension and all other things,
फिर आपके कुछ चीजें जैसे रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग जैसे प्रॉब्लम्स, जनरल मेंटल एबिलिटी जैसे प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंसी, एंड ये सारी चीजों के लिए आपका 10th 11th का जो लेवल है, जैसे टाइम डिस्टेंस, मोटर मूविंग विथ फलाना स्पीड, और पानी गिर रहा है तो कितने स्पीड में कितनी टंकी, ये सब जो आपने जो 10वीं तक मैथमेटिक्स और साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़े, वो सारे समीकरण आपको यहाँ मदद करेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। नाउ कम्स टू द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में भी क्वालिफाइंग है, बट देन दैट इज अ लैंग्वेज। मेंस के दो क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें 300 मार्क्स के एग्जाम्स है और क्वालिफाइंग 25%। आपको यहाँ पे सीरियसनेस आपका बढ़ेगा जब ये सुनेंगे आप कि हमेशा स्कूल में भी 35% पासिंग रहता है। हमने जो शुरुआत का प्रीलिम्स का क्वालिफाइंग देखा वो 33% था, यहाँ क्वालिफाइंग 25% था। क्योंकि जो मतलब टफ है, मतलब जो लेवल है वो इतनी बढ़ गई है कि यू विल बी शॉक टू नो द फाइनल रिजल्ट्स। आपको ओवरऑल 50% आते हैं यूपीएससी के 2025 मार्क्स में से, तो आपका यूपीएससी सिलेक्शन हो गया। इस तरीके से आप ले सकते। तो मतलब अगर आप ये चीज समझ रहे हैं, तो ये जो है, ये कोई भी एक लैंग्वेज है। जैसे मैं मराठी हूं तो शायद मैं मराठी के लिए ऑप्ट करूंगा, कोई हिंदी भाषी हिंदी के लिए, कोई कन्नड़ भाषी कन्नड़ के लिए ऑप्ट करेगा। ये मस्ट वाली इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वालिफाइंग है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो इतना बड़ा सपना देख रहा है वो एग्जाम पास करेगा, क्योंकि उसके पीछे जो सिंसियर एफर्ट्स चाहिए वो खुद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट्स गो टू द अदर पार्ट। ये मेरिट बेस्ड है, मतलब ये काउंटेड फॉर मेरिट है। तो काउंटेड फॉर मेरिट में क्या है, देखिए, एक है ऐसे रहती, ये 250 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर एक हो गया। पेपर 2, 3, 4, 5, ये 4 पेपर जो है जनरल स्टडीज के, 4 पेपर में 250 मार्क्स है, 6-7 नंबर जो है ऑप्शनल। अभी ये चीज में मैं जो अपनी तरीके से इस चीज को इंटरप्रेट किया, बहुत सारी चीजें देखने सुनने पढ़ने और बच्चों से मिलने के बाद, कि बेसिकली ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दैट इज वेयर इज योर कॉम्पिटेंसी, टू मच कॉम्पिटेंसी, टेक्निकल कोर कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई उनको इतना महत्व दिया गया है। क्योंकि ग्रेजुएट व्यक्ति यूपीएससी एमपीएससी दे पा रहा है, तो ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत जरूरी क्यों हो जाता है, उसके लिए हम लिस्ट पे आएंगे तो देखेंगे। फिर से जब हम ये पेपर 1, 2, 3 पे गए, तो आप देख सकते हैं सब कुछ आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ जगह पे पॉलिटी आ गया, कुछ जगह पे टेक्नोलॉजी, साइंस, इकोलॉजी आ गया। लास्ट में इंपॉर्टेंट पेपर है इंटीग्रिटी, इथिक्स एंड एप्टीट्यूड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी एक अच्छी किताब भी है, सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। कम टू द लास्ट ऑप्शनल की मैं बात कर रहा था। 250 मार्क्स के 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। इट इज सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन। आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया उसमें आपको इतनी तो मास्टरी हासिल होगी कि इतने हाई लेवल एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, तो उसके ऊपर इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी। यहाँ बच्चे कुछ गलती करते हैं कि जो ग्लैमरस सब्जेक्ट है, पिछले साल किस में ज्यादा बच्चे हुए थे, ये सब देख के वो ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं। और जो अपना सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने बीएससी मैथमेटिक्स किया है, या जैसे किसी ने इकोनॉमिक्स किया है, बीकॉम, तो ये सब्जेक्ट छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 3 साल ऑलरेडी इसका डेडिकेटेड पढ़ाई किया है। और फिर आप सडनली इसको छोड़ दोगे और कुछ नया किसी ने बोला इसलिए सब्जेक्ट चूज करोगे, तो यही एक चीज दर्शा रही कि शायद आप में वो पर्टिकुलर चीज नहीं है जो यूपीएससी एमपीएससी जैसी चीजें डिमांड करती। क्या चीजें डिमांड करती है वो यहाँ आपको दिखेगा। अभी ये चीज मैं सचमुच पढ़ना तो नहीं चाह रहा था, बट इतनी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है कि ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस ओनली। अब तक आपके 1750 मार्क्स हुए थे, उसमें 275 मार्क्स जुड़ गए, तो 2025 हो गए। इससे मेरिट लिस्ट लगती है, इसमें से 1000 में मिल गए, ऐसे नहीं, मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रहा, मैं भी ये सब पढ़ लिख के ही बोल रहा हूँ। देन इट्स प्रोबेबली गुड स्कोर एंड इट विल इंश्योर योर सिलेक्शन, बट नॉट अ हार्ड एंड फास्ट। यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी है, तो मैं आपसे पढ़वाना, आपको उसको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपके साथ ये पीपीटी ही शेयर कर दूंगा। ओके, so let's get into the something which is this. What is this? List of optional subject. आप नजर घुमाएंगे, देखिए सबने चूज किया हुआ, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई सिविल, कोई केमिकल, कोई कॉमर्स वाला है, कोई केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स से किया हुआ बीएससी व्यक्ति है, या फिर किसी ने मेडिकल साइंस मतलब डॉक्टरी की है, किसी ने शायद मैथमेटिक्स में बीएससी की है, किसी ने बीएमएस किया हुआ है, किसी ने साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बीए किया हुआ है, तो मत या हिस्ट्री में या लॉ में, तो मतलब सब सब्जेक्ट है।
ये सब्जेक्ट चूज करने में हमारी आपकी मदद हम करेंगे, क्योंकि हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे साथ थोड़े ज्यादा यंग बच्चे हैं जो 1 साल बाद इस तरीके का अटेम्प्ट देने के लिए, या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद कोशिश करने वाले। लेट्स गो टू द लैंग्वेज पार्ट। निड नॉट टेल यू, जो 8th ये है सेक्शन, उसमें जितनी लिस्टिंग है वो सारी है, जैसे आप देख सकते हैं सब कुछ है। ओके, मैथिली, कश्मीरी, तमिल, सिंधी, उड़िया, मराठी, सब कुछ। तो इसमें से आपको चूज करना, इट इज मस्ट। कम टू द एज पार्ट, थोड़ा इसमें बोलना चाहूंगा। 21 साल से शुरू होके मिनिमम 32 साल तक 6 अटेम्प्ट। आपने अब तक कितने बार कोई एग्जाम 6 बार दिया और आप सक्सेसफुल नहीं हुए? यूपीएससी के मामले में ये हो सकता है, बट नहीं हो सकता है इसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जिनको एक अटेम्प्ट में पास होने की क्षमता है हर एग्जाम, सिलेबस बढ़ गया, आप उम्र में भी तो बड़े हो गए, आपने इतना पढ़ा, वो कंटेंट भी तो बड़ा हो गया, सोच का दायरा भी तो बड़ा हो गया, रिसोर्सेज भी तो बढ़ गए, वक्त भी तो खाली है। स्कूल में आप कंटिन्यूसली वो चीजें पढ़ते थे, बट जब यूपीएससी के लिए इट इज अंडरस्टूड कि नॉर्मली यू विल टेक ब्रेक ऑफ 1 ईयर एंड प्रिपेयर। इस तरीके से ही आप, या इस तरीके से आप FY SY TY का प्लानिंग करोगे कि लोड कम रहेगा, तो उस पीरियड में यू हैव स्टिल अवेलेबल 10-12 आवर्स, जिसमें आप यूपीएससी डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, एमपीएससी या। तो इस तरीके की चीजें पढ़ने के लिए इतने सारे अटेम्प्ट दिए गए। स्पेशली रिजर्वेशन की बात करें तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट को बोला गया। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको बहुत ही ज्यादा कुछ समाज के लिए, देश के लिए करना है, जिनको जिनके ऑनेस्ट एफर्ट्स को आउटपुट यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चीजें जो मिसिंग होती है, कहीं पेशेंस, कहीं सिंसियरिटी, कहीं गाइडेंस, वो सारी चीजें ऑनलाइन माध्यम से आजकल दी जा सकती है। मैं सुबह शुरुआत में कितनी कंप्लेन कर रहा था नेटवर्क की, हर चीज की। आप देखिए, अभी आप आपके घर पे बैठे, कोई औरंगाबाद में, कोई उस्मानाबाद में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई पटना में, और आप ये सब चीजें देख रहे हैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो क्वालिटी, जो लेवल, जो टेक्निकल कंटेंट है, इससे 1000 गुना अच्छा कंटेंट और डिटेलिंग अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप हमारा ऑनलाइन क्लास करिए, बट मैं इस सत्य को झुटला नहीं सकता कि जो भी जहां भी अवेलेबल है, जो लोग लाखों रुपए भी लेते हैं, उनसे बढ़िया ज्ञान इंटरनेट पे अवेलेबल है। ओनली थिंग प्रोबेबली यू नीड टू गेट मैच्योर टू यूज दैट। वो कैसे करना है, इसके लिए हम जैसे लोग गाइडेंस देने में सक्षम है, इसमें मुझे कोई दो राय फील नहीं हुई। बट एनीवे, इट्स योर ओपिनियन। ये आगे कुछ लिखा है उन्होंने, अटेम्प्ट किसको बोलेंगे, विल नॉट गेट इनटू दैट पार्ट। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स कौन से कैडर खुले करते हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए मैं सीधा पीपीटी शेयर कर दूंगा। यहाँ डिटेल्ड कंटेंट आ गया, तो डिटेल्ड प्रीलिम्स का कंटेंट हो, मेंस का कंटेंट हो, जी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये सब चीज में सच बोलूं तो कॉमन सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड है, इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, हिस्ट्री की बात करेंगे तो, फिर पॉलिटी की बात करेंगे तो बहुत सारा चीजें, गवर्नेंस है, बहुत कुछ, इथिक्स, इंटीग्रिटी की बात हम कर रहे थे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो कोई अछूता नहीं है, तो वो है। फिर एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, जिस धरती मैया, मदर अर्थ पे हम रहते हैं, उसको हम कितना खराब कर रहे हैं, ये तो कोई किसी को पता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अर्थ डे सेलिब्रेट करने से तो होगा नहीं सिर्फ ये सब। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए टर्म कॉइन हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएन में इसका जिक्र हुआ 1973 से, इस पे काम हो रहा है। काम हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो ये सारी चीजें जो किताबों में लिखी है, आर्टिकल्स में है, मैगजीन्स में है, ये पढ़ना आपका काम है। क्योंकि देखिए, मेरे जैसा रिस्पॉन्सिबल आदमी भी मजाक में बोल देता है, काम हो रहा है, सुन रहे हैं, बट क्या हो रहा है पता नहीं। ये आपको इस तरीके की गोलमोल जवाब तो आप देंगे नहीं, क्योंकि आप चौक या चौराहा पे तो खड़े नहीं है। आप तो यूपीएससी के पैनल इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, रिटर्न टेस्ट लिख रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों के लिए जो मैच्योरिटी आनी है, इन डेप्थ नॉलेज आना है, पढ़ाई मस्ट है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका हिसाब किताब थोड़ा बहुत मैंने दे दिया। चलते हैं कि इतने सारी चीजें क्या सिर्फ जो सिलेक्ट होते हैं वो 200-400 800 700 बच्चे ही करते हैं, कि सब करते हैं इतने बच्चे? 0.01% का सक्सेस रेट है, तो क्या इतने बच्चे नहीं करते हैं? बट कुछ ब्लंडर्स करते हैं, गलतियां। इंसान धर्म है, स्वभाव धर्म है, बट फिर भी ये गलतियां कभी कभी आपको बहुत अच्छे, आपने देखे हुए सपने से दूर रख देती है। एंड उसमें से कुछ गलतियां यहाँ मैंने पॉइंट आउट की।
सिलेबस बहुत इजी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग उन बच्चों की होती है जो थोड़े पहले से वेल अप्रिशिएटेड इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं। अभी ये सिलेबस बहुत इजी है बट बहुत वास्ट है, ये अगर आप अच्छे से समझेंगे तो यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सिलेबस इज एन एग्जाम इज लाइक आइसबर्ग, जितना ऊपर है उससे कई गुना नीचे है। तो ये आपको समझने के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट के लिए एक थोड़ा वक्त निकाल के एनसीईआरटी का जो किताब है 5 6 to 12 वो खत्म कर दीजिए, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा। उस सब चीज के साथ करंट अफेयर्स जोड़ दीजिए, हर चीज को थेरोटिकल बैकग्राउंड पास्ट एकेडमिक नॉलेज के साथ करंट अफेयर्स अफेयर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल डोमेन देखेंगे तो ऐसे लगता है कि इमीडिएटली जो सुतली बॉम्ब था वो एटम बॉम्ब हो गया। तो ये चीज आप समझ में आ जाओगे, आएगी। रॉन्ग ऑप्शनल मैंने आपको बोला ही, जैसे ग्लैमरस सब्जेक्ट किसी ने, वो जो आपके फेवरेट यूपीएससी के कैंडिडेट अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने सोशियोलॉजी लिया था तो आप भी सोशियोलॉजी के पीछे लग गए। ये गलत तरीका है, आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द टू सब्जेक्ट जहां पे आपकी एक्सपर्टीज एक्सपेक्टेड है। क्या कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, यही मेरा काम है। इसी के लिए मैं आपको मेरे से जुड़ने बोल रहा हूँ, मेरी यही पसंद है। पिछले 24 साल में जो जितने भी 2600 3000 लेक्चर देश भर में मैंने यूथ एम्पावरमेंट के लिए, मैंने बच्चों को हमेशा एक ही चीज के लिए इंकरेज किया, बड़ा हो छोटा हो बुजुर्ग हो, सबको एक दूसरे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने में असिस्टिंग बॉडी की तरह काम करना। एक बार इंसान उसके इंटरेस्ट के फील्ड में काम करने लगा, 4 पैसे कम मिलेंगे तो भी वो ऑनेस्टली काम करेगा, खुश रहेगा। खुश इंसान हमेशा दूसरे को खुश देखना चाहता है, और जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई इंसानी सभ्यता की यही है कि उसको खुशी और दुख का फर्क समझता है। तो एनीवेज, लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद सब्जेक्ट, इसीलिए मैं जल्दी इस फील्ड में जाने की बात कर रहा था। ऑफ कोर्स दिस सेंटेंस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आपको यहाँ काम करना है, वहां काम करना है, प्रोफेसर बनना है, कोचिंग क्लास खोलना है और सक्सेसफुल कोचिंग क्लास चला, सब जगह आपको ये चीज तो लगेगी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होना ही चाहिए। इसलिए मैंने वो मुद्दा रखा था कि आप जो भी पढ़ते हो सुनते हो समझते हो उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करो आपके आसपास के चीजों के साथ, आपके बैकग्राउंड नॉलेज के साथ जो आपने जिंदगी में एक्वायर किया। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इग्नोरेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक नॉर्मली लोग करते नहीं है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, बट फिर भी चांसेस इतना है कि इंटरनेट के माध्यम को मैंने बहुत सराहा, बट एक बार आप उस पर जाते हो तो खो जाते हो, क्या पढूं क्या नहीं करूं। हमारे हॉस्टल में भी कई बच्चे ऐसे हैं कि इंटरनेट फैसिलिटी के अवेलेबल होने के कारण दिन रात कान में हेडफोन है और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं वो बहुत अच्छे सर का लेक्चर था। मतलब सर के लेक्चर जो होते हैं कोई भी हो, वो इंस्पिरेशन के लिए, इंस्पिरेशन इज इसेंशियल बट परस्पिरेशन जो है वो भी तो चाहिए। 1% इंस्पिरेशन और 99% परस्पिरेशन फॉर प्रॉपर आउटपुट, ये बोलते हैं वो गलत नहीं है, पढ़ना तो आपको ही है। तो उस चक्कर में शायद एनसीईआरटी का जो डिटेल स्टडी है, सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी है, नोट्स मेकिंग है, वो नजरअंदाज हो जाता है। लैक ऑफ रिवीजन, आए, ये मेरे अपने अनुभव है हमारे हॉस्टल के, जिसके कारण कभी कभी बच्चे नाराज भी हो जाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ टाइम टेबल बनाओ, वो टाइम अलॉट करो, उसको शाम को 2 घंटे अलग से रखो कि सुबह से आप आपने एक 4 6 8 बजे तक जो किया वो सोने के पहले 2 घंटा रिवाइज होना चाहिए कि मैंने क्या किया। मराठी में इसको सिंहावलोकन बोलते हैं। मतलब आप एक रिव्यू ले रहे हो दिनचर्या का, ये रिव्यू दिनचर्या का भी होगा, हफ्ते का भी होगा, महीने का भी होगा। जिंदगी में इस तरीके के रिव्यू आप रखेंगे तो आपके जिंदगी का हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। और सच पूछिए तो 21वीं सदी प्रोजेक्ट बेस्ड ही है, और जो प्रोजेक्ट में सही है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता, माइक माइक माइक, क्या हो गया? सर तुमचं प्रेझेंटेशन कसं झालंय कोणीतरी दुसरं प्रेझेंट. ठीक है आशीष कहानी जी, आप प्रेजेंट क्यों कर रहे हो? वो तो मेरा काम है। ठीक है मैं कर देता हूँ प्लीज, ठीक है नो प्रॉब्लम। याच इस नंबरला तरीके ना. की आप पहले तो माइक बंद रखेंगे, आपको बात, माइक बंद रखो मालिक, सबको बताना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, लास्ट 6 मिनट बाकी है अपने पास। ठीक है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप बिंदास मुझे बाद में बता सकते हैं, बट डोंट डिस्टर्ब। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस। मैडम दिख रहा है?
यस सर। ओके, सो लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड गाइडेंस। तो हमारे बच्चों की मैं बात कर रहा था, जो यहाँ बच्चे रहते हैं उनको बोला टाइम टेबल बनाओ, तो उनको उनको हर्ट हो जाता है। हमने तो कोचिंग क्लास किया 3 लाख रुपए का, फिर आप लोग फ्री में अकोमोडेशन देते हो तो आए हैं। अभी आप हमको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है तो थोड़ी ही चलेगा। आप तो साइंटिस्ट हो, आपने थोड़ी यूपीएससी दिया है। इस तरीके की सोच मुझे उनके बातों से कभी नहीं दिखी, बट नजर में और बिहेवियर में हमेशा दिखी। और फिर ऐसे बच्चों को आप बोलो कि आपके माँ बाप, आपका जो एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड अप्रोच होना चाहिए। और वो मैं जानता हूँ कि प्रोजेक्ट में आउटपुट कैसे लाना है। पढ़ाई भी एक प्रोजेक्ट ही है। फिर ऐसे लोग जो है वो नॉर्मली 9 2 11 हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई में सिस्टमेटिकनेस नहीं है तो अपने आप को आप उल्लू बना रहे हो। मम्मी डैडी की बात मत करो। मम्मी डैडी बेचारे सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए पैसा खर्च करते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा कुछ जिंदगी में करेगा। बच्चा सोचता है कि मम्मी डैडी सोच रहे कि उनके लिए करेगा। नहीं, माँ बाप यही चाहते कि आप अपने लिए कुछ करो, और हम जैसे लोग चाहते कि अपने लिए भी करो और देश समाज के लिए कुछ करो। वो दोनों तरीके से होता नहीं जब अनसिस्टमेटिकनेस रहता है। और ये अनसिस्टमेटिक्स, लैक ऑफ प्लानिंग, दोज हु आर प्लानिंग फेल टू, दोज हु फेल टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल। ये यहाँ पे एक तरीके से सटीक बैठता है। लेट्स गो इनटू समथिंग। नो मॉक टेस्ट और ट्रायल। आज जो यहाँ बच्चे हैं, कोई चलो मान लो 12वीं का है, चलो आज से उसने यूपीएससी के प्रीलिम्स या एमपीएससी के प्रीलिम्स मेंस किस तरीके के होते हैं इसके अटेम्प्ट देना शुरू कर लिया। तो इट इज नॉट डिफरेंट देन अटेम्प्टिंग ओरिजिनल एग्जाम। एक एक बार आपको अनुभव आ गया, उस तरीके के एग्जाम्स का पैटर्न समझ में आ गया, आगे जाके कुछ बहुत बड़ा बदलाव भी आ जाता है तो भी आप हिलेंगे नहीं जगह से, क्योंकि 99% इज ऑलरेडी कवर कंटेंट, यू नो, मोटा मोटी पैटर्न पता है। जो थोड़ा सा हल्का सा फर्क आया उससे आपको तकलीफ भी नहीं होगी और कॉन्फिडेंस भी कम नहीं होगा। लैक ऑफ पैशन के बारे में मैंने बोला कि दूसरे की इच्छा के लिए आईएएस बनना, या दूसरे ने आईएएस होने के लिए ये सब्जेक्ट लिया था और वो आपका फेवरेट है तो आपने सिलेक्ट किया, इस तरीके की गलतियां आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर वो मालूम है इतने फोटोज आते हैं, वो लोग इतना पैसा बनाते हैं, तो ऐसे डिसऑनेस्ट इंटरेस्ट रहेंगे तो प्रोबेबली यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। इंटेलिजेंट आदमी डिसऑनेस्ट इंटरेस्ट के साथ भी सक्सीड करता है अगर वो सिस्टमेटिक हो, ये भी जान लो। नो टू नोट्स मेकिंग, अभी ये तो कुछ बताने की चीज नहीं है। बहुत सारे आलसी लोग नोट्स नहीं बनाते। मेरे नोट्स, जब से नोट्स की जरूरत पड़ती है 5वीं 6ठी क्लास से, स्वाध्याय निबंध, मेरे नोटबुक ही घूमते थे। इंजीनियरिंग में भी घूमते थे। और जो आज मुझे अप्रिशिएट करते वो ये अप्रिशिएट करते कि शायद तेरे नोट्स के कारण तू यहाँ तक पहुंचा। तो नोट्स जिंदगी में, ऑफिस का काम हो, स्कूल का काम हो, पढ़ाई लिखाई का काम हो, घर गृहस्थी का काम हो, नोट्स तो बनने ही चाहिए। इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नोट्स मेकिंग इज एसेंशियल। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट अबाउट टुडेज डिस्कशन। ऑनलाइन कोचिंग का मैंने हमारे इंटेंशन बता दिया। कुछ लोगों को कोचिंग से नफरत है, उनमें से पहला मेंबर मैं हूं, बट जब वो कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे होता है, कमर्शियल मतलब टोटली प्रॉफिट मेकिंग, भांडवलशाही, 4 रुपए खर्चा और 4 लाख रुपए अर्निंग, इज दैट टाइप ऑफ थिंग। बट जब आप एक 800 घंटे के लिए टीचर्स को हर घंटे के लिए 100 200 500 1000 1500 2000 रुपया देने का सोच रहे, तो बजट कैन गो अराउंड 10 20 lakhs। और इसमें अगर आपसे एक 10 20 हजार रुपया पर कैंडिडेट ले तो कोई गलती नहीं है। बट 400 कैंडिडेट बैठे हैं, हर कैंडिडेट से 2 लाख रुपया लिया गया है, और फिर आप धंधा चला रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। फिर वो ऐसा यूपीएससी कैंडिडेट, एमपीएससी कैंडिडेट आगे जाके पैसे खाए तो कोई गलती नहीं। वो सोच रहा है मैंने इतना डाला था तो मैं वापस तो लूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। शुरुआत में ही मैंने बताया कि इट विल बी टाइम फ्लेक्सिबल, क्योंकि रात को मोबाइल पे लेक्चर होंगे। दूसरी चीज, धीरे धीरे हम इसको एक्वायर करेंगे, तो 2 साल बाद अगर आप, या 5 साल बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आई विल एंश्योर यू 100% सक्सेस इफ यू कंट्रीब्यूट इन एंड रेसिप्रोकेट इन अ सिमिलर वे। तो मैंने एक मोटा मोटी यहाँ हिसाब दिया है कि कहीं भी कोई भी एग्जाम देने आप जाओ तो कोचिंग का 1 लाख रुपया तो होता ही है साल का। और पूना मुंबई बेंगलोर दिल्ली में रहने जाओगे तो लाख रुपया रहने खाने का, 2 लाख कम से कम, 5 7 लाख ज्यादा से ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन मम्मी डैडी बच्चे से कितना प्यार करते हैं और बच्चा माँ बाप से कितना कम प्यार करता है। समझ रहे हैं ना? माँ बाप के पैसे की इज्जत न करना, उनके मेहनत की इज्जत न करना, मतलब एक्चुअली प्यार नहीं करना। फिर आप मदर्स फादर से कितना भी सेलिब्रेट करें। तो ये जो कम से कम खर्चा 2 लाख हुआ, ये 2 लाख रुपया, और ऊपर से कोचिंग जाना, बच्चों दोस्तों के साथ मटर गश्ती, हॉस्टल में या रूम पे टाइम पास करना, फिर मूवीज देखने जाना, और फिर सोच रहे यूपीएससी हो जाएगा, तो इसमें डेली 2 3 घंटा वेस्ट होता है। तो आप सोचिए व्हाट इज द आउटपुट। इसका एक ऑप्शन मेरे पास है,
आप घर पे रहो, स्कूल कॉलेज चलते रहने दो, पढ़ते रहो। जैसे ग्रेजुएशन हो गया, अटेम्प्ट चालू के बाद आपको लगा तो आप वक्त निकालिए, नहीं तो वर्किंग पर्सन कितने हैं जिन्होंने ये सीएससी क्लियर किया है, अनुभव है, उसके ऊपर इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है, वो अगले लेक्चर में कभी तो स्पेसिफिकली मैं 10-15 मिनट आपसे बात करूंगा। बट ये सारी चीजें होती है, उसके लिए कोई स्पेशली टाइम निकालने की जरूरत नहीं, अगर आप लंबे समय से इसके ऊपर सोच रहे हैं तो ये अगर चीज है तो हमने कुछ प्रावधान किए। न्यू सीटी की भी मैं बात कर रहा हूँ। न्यू सीटी इसलिए क्योंकि इट इज रिप्लेसिंग नाउ बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ग्रुप बी सी के सारे 1 ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे कॉल्ड प्रीलिम्स, एंड दैट मे बी द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कब से इंप्लीमेंट हो रहा है कोई क्लैरिटी नहीं, बट पैटर्न्स विल बी अगेन सेम। ओके, यू डोंट हैव टू बॉदर। एनसीईआरटी एंड सीसैट एंड एप्टीट्यूड इनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है पर्सनालिटी टेस्ट को। ऑनलाइन क्लासेस की आपको बाकी फीस बताइए, हमने हमारा पैटर्न बताया। 22,000 रुपया 800 घंटे का तकरीबन, 2 से 5 साल का फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, मिनिमम 2 साल, 1 साल के लिए कोई मत आओ, 2 साल मिनिमम और 5 साल या 7 साल, और ये सबकी फीस यही है। 800 घंटे का कोर्स है, जो 2 साल में कन्वर्ट कंप्लीट करना चाहता है उसको 800 घंटा अलग से दिए जाएंगे, जो 5-7 साल में कंप्लीट करना चाहता है उसको 800 घंटे अलग से। फीस विल रिमेन सेम। फीस का पैटर्न इस तरीके से है कि पहले 200 घंटा 40 रुपया पर आवर, दूसरे 200 घंटे 30 रुपया पर आवर, बचे हुए 400 घंटे 20 रुपया पर आवर। एंड इफ वी गेट प्रॉपर स्टूडेंट, एक नो लॉस नहीं नो प्रॉफिट वाले पार्ट में हम एक बार चले गए, नहीं नो लॉस प्रॉफिट पार्ट में हम चले गए, तो हम 10 रुपया पर आवर पे आना चाहते हैं। 10 रुपया पर आवर से एक अच्छी कोचिंग यूपीएससी के बच्चों में, तो गांव गांव में जो बच्चे हैं जो मोबाइल पे ये अवेल कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम कहीं नहीं, उनका फायदा हो सके, ये बुनियादी मकसद है। तो दिस इज माय इंटरेस्ट, दिस इज आवर क्लास। आपके पास हमारे नंबर है ही, संतोष टकले गूगल पे ढूंढ लीजिए, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बताना यही है कि ये ऑनलाइन क्लासेस का मकसद फायदा कमाना नहीं है, ना ये एडवर्टाइजमेंट करना कि हमारे एकेडमी से देखिए कितने बच्चे हुए, ना ही कोई मुझे भारत रत्न या पद्मश्री लेना है, क्योंकि क्या क्या मैं करता हूँ वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आई एक्सपेक्ट ओनली कि मैं ऐसे एक समाज में रहना चाहता हूँ वहां पे सिविल सर्वेंट्स कम से कम करप्ट हो, मरने के पहले वो जीरो हो जाए, तो मेरे जिंदगी का हर अवार्ड मुझे मिल गया ये मुझे लगेगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर अटेम्प्टिंग सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। इसके लिए अगर आपको कुछ वीडियोस या मेरे आर्टिकल न्यूज आर्टिकल्स वगैरह देखने हैं तो जस्ट सर्च संतोष टक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। आपसे हम जुड़े रहेंगे। आपको अगर आज कुछ करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि जो ग्रुप में हमने आपको ऐड किया है उसमें अगर आप क्लास कंटिन्यू कर रहे हो तो बने रहना है, नहीं तो आप ग्रुप छोड़ दीजिए। या फिर आप 5 लेक्चर अटेंड करना चाहते हो, 1 लेक्चर हुआ और 4 लेक्चर कंटिन्यू करना चाहते हो, तो दैट विल रिमेन फ्री ऑफ कॉस्ट। देन 200 लेक्चर के लिए जो 40 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए देने हैं वो आप उस समय दे सकते हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू इन बिटवीन। आफ्टर फर्स्ट 5 लेक्चर्स we'll continue and have detailed discussion on how to go about this particular whole exam pattern specifically to the parents जिनके बच्चे एक 12वीं से 8वीं के रेंज में है। and I'll be very happy to discuss this separately in some Google Meet which we'll arrange। तो आज के लिए इतने सारे लोगों ने शांति से सुना और मैं एक तरफा बात करता रहा, थोड़ा अफसोस है, बट कांट हेल्प इट, क्योंकि ये इनिशियल पीरियड है तो इसमें आपसे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक तरफा ही लेक्चर होगा, एक 5 लेक्चर तक, जो हम लोग एक 15 दिन में खत्म करेंगे, एंड देन प्रोबेबली वी विल गो इनटू द डिस्कशन मोड। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। टाटा बाय बाय ही बोलते हैं, क्या करते हैं, चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्टडी वेल, प्लान समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ एंड सोसाइटी। अभी आपको क्लास ये गूगल मीट क्लोज करनी है तो सेंटर बटन दबा के जल्दी जल्दी चलिए, तो मुझे भी सुबह ऑफिस जाना होता है। थैंक यू, प्लीज लीव।